दोस्तों हाल ही में लैरी एलिसन ने इलोन मस्क को पीछे छोड़कर थोड़े समय के लिए वर्ल्ड के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बन गए थे। वैसे तो आप सबने लैरी एलिसन का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन शायद आपको उनके बिजनेस और उनकी जिंदगी के बारे में ज्यादा जानकारी ना हो। तो आज हम बात करेंगे लैरी एलिसन के बारे में कि कैसे वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हुए और उनका बिजनेस आखिर है क्या। दोस्तों लैरी एलिसन एक ऐसी कंपनी के मालिक है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन उनका सॉफ्टवेयर लगभग हर जगह इस्तेमाल होता है। आपने भी कभी कभी इसे जरूर इस्तेमाल किया होगा। दोस्तों लैरी एलिसन का जन्म 17 अगस्त 1944 को न्यूयॉर्क के एक शहर ब्रोंक्स में हुआ था। उनकी मां फ्लोरेंस स्पेलमैन उस वक्त सिर्फ 19 साल की एक अविवाहित लड़की थी। लैरी के पिता एक इटालियन अमेरिकन एयरफोर्स पायलट थे, लेकिन उन्होंने लैरी की जिंदगी में कभी छोटा सा भी किरदार नहीं निभाया। जब लैरी सिर्फ 9 महीने के थे तो उन्हें निमोनिया हो जाता है। उनकी माँ की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी और ऊपर से सोशल प्रेशर भी था। इसी वजह से फ्लोरेंस स्पेलमैन ने लैरी को अपने अंकल और आंट लुई और लिलियन एलिसन के पास छोड़ दिया, जो शिकागो में रहते थे। लैरी अब लुई और लिलियन एलिसन के घर पर पलने लगे। उनकी नई माँ लिलियन उनसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन लैरी के अडॉप्टिव फादर के साथ उनका कभी भी अच्छा रिश्ता नहीं रहा। लुई एलिसन का एक रियल एस्टेट का बिजनेस था जो ग्रेट डिप्रेशन के दौरान बंद हो गया था। इसके बाद उन्होंने पब्लिक हाउसिंग अथॉरिटी में ऑडिटर की नौकरी शुरू कर दी। बचपन से ही लैरी एक इंडिपेंडेंट और थोड़े रेबेलियस नेचर के बच्चे थे। इसी वजह से उनका अपने अडॉप्टिव फादर के साथ अक्सर टकराव होते रहता था। जब लैरी सिर्फ 12 साल के थे तो उन्हें पता चला कि वो अडॉप्टेड हैं। ये जो लोग हैं वो उनके असली माता पिता नहीं हैं। ये सच उनके लिए काफी पेनफुल था और यहीं से उनके अंदर एक आग जगी। उन्होंने ठान लिया कि वो दुनिया के सामने खुद को साबित करेंगे और जीवन में कभी भी असुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। लैरी पढ़ाई में स्ट्रॉन्ग थे, स्पेशली मैथ और साइंस में। यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय में उन्हें साइंस स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। लेकिन जब लैरी कॉलेज के दूसरे साल में थे तो उनकी अडॉप्टिव माँ का निधन हो गया, जिससे लैरी पर एक गहरा शोक छा गया। इस दुख के कारण वे फाइनल एग्जाम्स दिए बिना ही कॉलेज छोड़ दिए। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में एडमिशन लिया, लेकिन सिर्फ एक सेमेस्टर बाद ही वहां से भी ड्रॉप आउट हो गए। यहीं पर उन्होंने पहली बार कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में जाना। लैरी का यूं कॉलेज ड्रॉप आउट करना उनके फादर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उनको लगने लगा था कि अब लैरी अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनको ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि यही लड़का आगे चलकर दुनिया का सबसे सक्सेसफुल और रिचेस्ट लोगों में शामिल होने वाला है। दोस्तों इस चैनल पर हम सिर्फ बिजनेस से जुड़ी बातें करते हैं। अगर आपको बिजनेस रिलेटेड कंटेंट पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें ऐसी शानदार वीडियोस बनाने में हेल्प करता है। 1966 में जब लैरी 22 साल के थे तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और बर्कली कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गए। लैरी घर से ज्यादा पैसे लेकर नहीं निकले थे। उनके पास सिर्फ इतना पैसा था कि वो पेट्रोल भरा सके और फास्ट फूड खरीद सके। उस दौर में सिलिकॉन वैली एक टेक हब बनने ही जा रहा था और लैरी ने ठान लिया था कि उनको इसका हिस्सा बनना है। लैरी ने अगले 8 साल तक अलग अलग कंपनीज में काम किया। फायरमैन्स फंड, वेल्स फार्गो बैंक और एमडेल कॉर्पोरेशन जैसे कंपनीज में काम किया। एमडेल में उन्होंने एक प्रोजेक्ट पर काम किया जिसमें IBM कंपैटिबल मेन फ्रेम सिस्टम बनाया जा रहा था, जो आगे चलकर उनको बहुत काम आने वाला था। एम्पेक्स कॉर्पोरेशन में काम करते वक्त लैरी को एक स्पेशल CIA प्रोजेक्ट मिला जिसका कोड नेम था ओरेकल। ये एक डेटाबेस सिस्टम था जो IBM के एडगर एफ फोर्ड की रिसर्च पर बेस्ड था, जो था रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। अब यहाँ पर क्या हुआ ना कि IBM इस प्रोजेक्ट को ज्यादा सीरियस ले नहीं रहा था। वो तो बस अपना प्रोजेक्ट पूरा करने में लगा हुआ था, क्योंकि अगर IBM इसे इम्प्लीमेंट करता तो उनका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट IMS डेटाबेस वीक हो जाता। लेकिन लैरी ने तुरंत समझ लिया कि इसका कमर्शियल फ्यूचर बहुत बड़ा है। 1977 में लैरी ने कोड के फेमस सेमिनल पेपर अ रिलेशनल मॉडल ऑफ डेटा फॉर लार्ज शेयर्ड डेटा बैंक्स को पढ़ना शुरू किया। इन पेपर्स को पढ़ने के बाद उन्हें समझ आ गया कि फ्यूचर डेटा मैनेजमेंट का ही है। लैरी ने एम्पेक्स में काम करते हुए अपने कलीग्स बॉब माइनर और एड ओवार्ड्स के साथ मिलकर सिर्फ $2000 के इनिशियल फंड से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लैबोरेटरीज शुरू किया, जिसमें $1200 लैरी ने खुद इन्वेस्ट किए। एलिसन स्टोरी टेलिंग में भी माहिर थे। उनकी टीम ने पहला कमर्शियल SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज डेटाबेस बनाया जो बड़े रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करता था। उसका नाम रखा गया ओरेकल वर्जन 2। वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि कोई भी वर्जन 1 नहीं खरीदना चाहेगा, क्योंकि लोग मानते थे कि पहला वर्जन हमेशा बगी होता है। मजे की बात तो ये है कि ओरेकल के 5वें एम्प्लॉई स्टुअर्ट फाइगन ने भी बाद में रिवील किया कि उनका वर्जन 2 उतना ही बगी था जितना किसी और कंपनी का वर्जन 1 होता है। लेकिन एलिसन की यह चाल काम कर गई। प्रोडक्ट ने एक मैच्योर और टेस्टेड सॉफ्टवेयर की तरह इंप्रेशन बनाया, जबकि यह उनका पहला सीरियस अटेम्प्ट था। इस स्ट्रेटेजी की बदौलत 1978 में CIA उनका पहला कस्टमर बना, जिसने ओरेकल को अपने डेटाबेस सिस्टम के लिए $50,000 का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। 1979 में जब ओरेकल 2 ऑफिशियली लॉन्च हुआ तो CIA उनका सबसे पहला कस्टमर में से एक था। कुछ ही समय बाद IBM ने भी ओरेकल को
अपना लिया। 1979 में कंपनी का नाम चेंज करके रिलेशनल सॉफ्टवेयर INC रख दिया गया, लेकिन 1983 में इसे फिर से बदलकर ओरेकल कॉर्पोरेशन कर दिया गया अपने फ्लैगशिप प्रोडक्ट के नाम पर। ओरेकल नाम उनके सबसे पहले CIA प्रोजेक्ट की वजह से रखा गया था। इस शब्द का मतलब होता है एक ऐसी जगह या एक ऐसा इंसान जो हिडन नॉलेज प्रोवाइड करता हो या डिवाइन गाइडेंस देता हो। 12 मार्च 1986 को ओरेकल पब्लिक हुई और दिलचस्प बात यह है कि माइक्रोसॉफ्ट अगले ही दिन 13 मार्च को पब्लिक हुआ और कुछ दिनों बाद अडोबी भी पब्लिक हो गई। ये तीनों कंपनीज आगे चलकर टेक्नोलॉजी की दुनिया के सबसे बड़े पायोनियर बनने वाले थे और यहीं से शुरुआत हुई एलिसन और माइक्रोसॉफ्ट की सालों लंबी बेहद तीखी राइवलरी। 1980s के एंड तक ओरेकल बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। इनकी अग्रेसिव सेल्स पॉलिसीज एक टाइम बॉम्ब बनती जा रही थी जो जल्द ही फटने वाला था। ओरेकल की सेल्स टीम उस टाइम एक अपफ्रंट स्ट्रेटजी अपना रही थी, यानी आने वाले समय की लाइसेंस सेल्स का पैसा पहले ही करंट क्वार्टर में दिखा दिया जाता था ताकि टारगेट्स पूरे हों और बोनस भी बढ़ जाए। लेकिन दिक्कत तब आई जब वो फ्यूचर सेल्स वाकई में नहीं हो पाई। यह चाल उल्टी पड़ गई और कंपनी पर एक बड़ा संकट टूट पड़ा। 1990 में ओरेकल को अपना इतिहास का सबसे पहला क्वार्टरली लॉस दिखाना पड़ा। हालात इतने बिगड़ गए कि कंपनी को लगभग 10% एम्प्लॉई, करीब 400 लोगों को निकालना पड़ा। क्राइसिस इतनी बड़ी थी कि ओरेकल लगभग दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया था। स्टॉक प्राइस गिर गए, लॉ सूट्स हुए और क्रिटिक्स ने ओरेकल को ऑलरेडी फिनिश्ड मान लिया था। ये लैरी एलिसन की लाइफ का सबसे डार्केस्ट मोमेंट था जो उनकी लीडरशिप फिलोसफी को डिफाइन करने वाला था। लेकिन एलिसन ने गिव अप नहीं किया, बल्कि इस इंसिडेंट ने एलिसन के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज के रास्ते खोल दिए। उन्होंने सेल्स टीम को पूरी तरह से बदल दिया, नए और स्ट्रॉन्ग मैनेजर्स लाए और इनोवेशन में सबसे ज्यादा रिसोर्सेज डाले। 1992 में ओरेकल ने ओरेकल 7 लॉन्च किया जो एक मैसिव सक्सेस बना। ये सिर्फ रिकवरी नहीं थी बल्कि एक धमाकेदार कमबैक था जिसने ओरेकल को टेक टाइटन बना दिया और एलिसन को बिलियनियर। बैंक्स, कॉर्पोरेट्स, गवर्नमेंट्स, एयरलाइंस, कार मेकर्स और रिटेलर्स सब ओरेकल 7 पर डिपेंडेंट हो गए। इस नियर डेथ एक्सपीरियंस ने एलिसन की सोच बदल दी। जिस बच्चे को उनके माँ बाप ने छोड़ दिया था और जिसका करियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, उसने डिसाइड कर लिया था कि अब वो दोबारा कभी भी असुरक्षित महसूस नहीं करेगा। क्राइसिस से निकलने के बाद लैरी एलिसन ने एक बोल्ड स्ट्रेटजी अपनाई। उन्होंने ठान लिया कि ओरेकल सिर्फ एक डेटाबेस कंपनी बनकर नहीं रहेगी बल्कि एक पूरी एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर एम्पायर बनेगी। एलिसन का स्टाइल सर्जिकल और स्ट्रेटेजिक था। इंडस्ट्री एक्सपर्ट कहते थे कि लैरी को इंडस्ट्री के एब एंड फ्लो का गहरा अंदाजा था। किस वक्त कौन सी टेक्नोलॉजी इवोल्व होगी और किस मार्केट सेगमेंट पर कब दाव लगाना है, उनको सब पता था। हर एक्विजिशन उनका एक सोचा समझा चेस मूव होता था जिसका मकसद था ओरेकल को उस सेगमेंट में डोमिनेट करवाना। ओरेकल की मेजर एक्विजिशंस की लिस्ट ये है। एलिसन की बिजनेस फिलोसफी है इट्स नॉट इनफ दैट वी विन, ऑल अदर्स मस्ट लूज। आप देख रहे हो किस माइंडसेट के साथ एलिसन ने अपना एम्पायर बनाया है। इसी माइंडसेट की वजह से वो आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। एलिसन के लिए कंपटीशन को खत्म करना ही रियल जीत है। बिल गेट्स और माइक्रोसॉफ्ट के साथ एलिसन की राइवलरी सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं बल्कि धीरे धीरे पर्सनल होती गई। एलिसन ने माइक्रोसॉफ्ट पर खुलकर आरोप लगाया कि यह कंपनी एंटी इनोवेशन है। उनके मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ विंडोज के दाम बढ़ाता है और दूसरों का सॉफ्टवेयर कॉपी करके अपने प्रोडक्ट्स में जोड़ लेता है। ये इनोवेशन नहीं बल्कि इनोवेशन का उल्टा है। ये एंटी इनोवेशन है। ये राइवलरी साल 2000 में अपने पीक पर पहुंच गई जब एलिसन ने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स को हायर किया ताकि माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ सबूत जुटाए जा सके। क्रिटिक्स ने इसे साफ साफ कॉर्पोरेट एस्पियोनेज कहा, लेकिन एलिसन पीछे हटने वालों में से नहीं थे। एलिसन का कहना था हमने बस वही इन्फॉर्मेशन ढूंढी जो हिडन थी और उसे सबके सामने लाया। ये एरोगेंस नहीं, ये एक पब्लिक सर्विस है। एलिसन का लीडरशिप स्टाइल ऑटोक्रेटिक माना जाता है, मतलब सारे बड़े डिसीजंस वो खुद लेते थे, टीम इनपुट कम होता था। ये सेंट्रलाइज्ड स्टाइल उन्हें क्विक और बोल्ड डिसीजन लेने में मदद करता था जो कॉम्पिटिटर्स इजीली मैच नहीं कर पाते थे। उनके एक एक्स एग्जीक्यूटिव गैरी ब्लूम ने मजाक में कहा, लैरी का ओरेकल के लिए सक्सेशन प्लान ये है कि जब वो 6 फीट नीचे ग्रेव में भी होंगे तब भी किसी तरीके से वो ओरेकल को चलाते रहेंगे। 25 साल तक स्टीव जॉब्स एलिसन के सबसे करीबी दोस्त रहे। दोनों वुड साइड में एक दूसरे के पड़ोसी भी थे। एलिसन कहते हैं स्टीव मेरा बेस्ट फ्रेंड था लगभग 25 साल तक। हम अक्सर वॉक पे जाया करते थे और बिजनेस, टेक्नोलॉजी और लाइफ के बारे में बात करते थे। जब जॉब्स पैनक्रियाटिक कैंसर से लड़ रहे थे, एलिसन उन कम लोगों में से थे जो स्टीव जॉब्स का डिक्लाइन देख पाए। एलिसन ने कहा, मैंने स्टीव को धीरे धीरे वीक होते देखा। ये वो आदमी था जो सबसे स्ट्रॉन्ग था मेरे नजर में। जॉब्स की डेथ ने एलिसन को डीपली इम्पैक्ट किया। उन्होंने अपने स्पीच में कहा, सब कहते
कहते हैं कोई इररिप्लेसेबल नहीं होता है, लेकिन मैं इसे नहीं मानता। स्टीव ट्रूली इररिप्लेसेबल था। आज के टेक एरा में लैरी एलिसन की दोस्ती सबसे ज्यादा इलोन मस्क के साथ सुर्खियों में बनी रहती है। जब मस्क को ट्विटर का 44 बिलियन एक्विजिशन करने के लिए फंडिंग की जरूरत थी, तो एलिसन ने $1 बिलियन इन्वेस्ट किया था। एलिसन 2018 से 2022 तक टेस्ला के बोर्ड मेंबर में भी रहे। एलिसन ने सबको सरप्राइज कर दिया जब उन्होंने ओरेकल के सीईओ पोस्ट से रिजाइन कर दिया, लेकिन वो कंपनी में एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और सीटीओ बने रहे। कई लोगों को लगने लगा कि शायद अब उनका एरा खत्म हो गया, पर असल में ये उनके करियर का सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएशन फेज बन गया। शुरू में ओरेकल क्लाउड कंप्यूटिंग में लेट हो गया था। क्रिटिक्स बोलने लगे कि क्लाउड को इग्नोर करना एलिसन की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बदली और ओरेकल को क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और एआई में लीडर बना दिया। एलिसन एआई को ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा अचीवमेंट मानते हैं। उनके लीडरशिप में ओरेकल एआई कंपनीज के लिए एक इसेंशियल बैकबोन बन गया। ओरेकल ने मैसिव कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किए, जिसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक $300 बिलियन का 5 साल का डील ओपन एआई के साथ भी शामिल है। 10 सितंबर 2025 को ओरेकल का स्टॉक 36% से 40% तक ऊपर चला गया, जब कंपनी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वार्टरली रिजल्ट्स और एआई ड्रिवन ग्रोथ का प्रोजेक्शन अनाउंस किया। उस एक ही दिन में लैरी एलिसन की नेटवर्थ 100 बिलियन से भी ज्यादा बढ़ गई। हिस्ट्री का सबसे बड़ा सिंगल डे वेल्थ इंक्रीज। नतीजा, वे ब्रीफली दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए, $393 बिलियन की वेल्थ के साथ इलोन मस्क को पीछे छोड़ते हुए। ये जंप आया ओरेकल के एक्सप्लोजिव अर्निंग रिपोर्ट्स और बड़े एआई क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से, जैसे ओपन एआई, XAI, मेटा और एनवीडिया की वजह से, जिसने कंपनी का स्टॉक लगभग 36% तक ऊपर भेज दिया। लेकिन ये ग्रोथ बिना रिस्क के नहीं है। ओरेकल का फ्यूचर कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स पर हेवीली डिपेंडेंट है। अगर इनमें से एक भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, AWS और गूगल क्लाउड और ज्यादा मार्केट कैप्चर कर ले, तो ओरेकल के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। साथ ही ये भी एक खतरा है कि एआई उतना बिजनेस वैल्यू डिलीवर ना कर पाया जितना कि इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तब भी ओरेकल के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। आज 81 साल के एज में भी एलिसन ओरेकल के सीटीओ और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में एक्टिवली काम कर रहे हैं। उनकी हंगर अब भी वही है जो उन्हें शिकागो की साउथ साइड से सिलिकॉन वैली के टॉप तक ले आई। अब अगर आपको लैरी एलिसन की ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और स्क्रीन पर आ रही इन केस स्टडीज को भी जरूर देखना।